इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम में से हर किसी के मन में कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करने के प्रति एक इच्छा जरूर होती है। रीजन क्या है कि जब भी हम किसी एक मकाम पर पहुंच जाते हैं, मान लीजिए हम क्लास में टॉप कर गए, तो कहीं ना कहीं हमें मौका दिया जाता है कि आओ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। जब हम बड़े होते हैं, किसी कंपनी में चले जाते हैं, वहां पे अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि चलो आपने जो कुछ भी किया उसको और लोगों के साथ शेयर करो। या फिर कुछ लोग ऐसे बिजनेस में जाते हैं या ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जहां पे उन्हें प्रेजेंटेशंस देना होता है, स्पीचेस देने होते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी होती है। तो ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पे हमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ स्टेज पर जाकर बात करने के लिए जरूरी है? डेल कार्नेगी की अगर सुने तो वो कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी आर्ट है जो हमें जिंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल आती है और जिसका आना हमारी जिंदगी को बहुत अच्छे से समृद्ध करता है। रीजन क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है 10 मिनट के लिए कहीं पे भाषण दोगे, लेकिन बाकी जो 23 घंटे और 50 मिनट आपके दिन में होते हैं, उस समय में भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे होते हैं। इसका बहुत ज्यादा ही संभावना है। हो सकता है आप आपके फैमिली के साथ कोई भाषण कर रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, या फिर आपके मित्रों के साथ आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग की अच्छी स्किल है तो वही स्किल्स, जरूरी नहीं कि आप जब स्टेज के ऊपर जाओगे तभी वो स्किल आप यूज करोगे और बाकी टाइम पे वो स्किल आप आपके ब्रीफकेस में रख दोगे। नहीं, जब आपके पास पब्लिक स्पीकिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उस वक्त आपके बाकी सारे जो कम्युनिकेशंस होंगे, फिर हो सकता है आपके फैमिली के साथ हो, आपके ऑफिस में हो, या फिर आपके दोस्तों के साथ हो, हर एक जगह पे आपकी पब्लिक स्पीकिंग या आपका जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रोवाइज हो जाएगा। ऐसा करने के लिए ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं कि आपको सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है कि आप में से हर किसी के अंदर नेचुरल वे में अच्छे से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है। आप हमेशा सोचिए कि जब आप आपके दोस्तों के बीच होते हैं तो आप बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते हो, लेकिन हो सकता है जिस टॉपिक के ऊपर आप और आपके दोस्त डिस्कशन कर रहे थे, वही टॉपिक अगर आपको स्टेज के ऊपर जाकर डिस्कस करने को बोल दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस वहां पे डगमगा जाता है। यही रीजन है कि जब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इस फिनोमिनल बुक की शुरुआत ऑथर कर रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। उस टॉपिक का नाम है एक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एन ऑडियंस। मतलब क्या हुआ, ऑडियंस के सामने, आपके सामने जो ऑडियंस है उसके सामने बात करने के लिए कॉन्फिडेंस एक्वायर करना, कॉन्फिडेंस को जुटाना। अब ये कॉन्फिडेंस किस तरह से जुटाया जाए, इसके ऊपर भी उन्होंने काफी सारे इंटरेस्टिंग तरीके बताए हैं। पहली चीज तो ये कि आप इमेजिन करो कि आप एक बड़े से व्यक्ति से बात कर रहे हो। आप ये मत इमेजिन करो कि सामने 100 लोग हैं, ऐसे मत गिनो कि यहाँ पे 10 चेयर है, पीछे ऐसे 10 चेयर की 10 और रोज है तो 110 लोग मेरी बात सुन रहे हैं। ऐसा मत कैलकुलेट करो। ऐसे आप इमेजिन करो कि मैं एक बड़े से व्यक्ति से, बहुत बड़े से व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, एक ही व्यक्ति है। इस तरह से जब आप सोचोगे, कहीं ना कहीं जो पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात कर रहा हूँ, इतने सारे लोग मुझे जज करेंगे, ये जो भावना होती है ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में से बाहर चली जाएगी और एक हद तक कंफर्टेबल फील करने लगोगे। दूसरी चीज वो कहते हैं कि जब आप स्टेज के ऊपर जाओ तो पहले 1 मिनट में या पहले 30 सेकंड के अंदर आप क्या बोलने वाले हो, आप किस तरह से आपकी ऑडियंस को हुक करने वाले हो। हुक करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मछली पकड़ने जाते हो तो आप एक हुक नीचे फेंकते हो और उस हुक से आप मछली पकड़ने की कोशिश करते हो। ठीक उसी तरह से आपकी जो ऑडियंस है उनका अटेंशन, उनका ध्यान किस तरह से आप आपकी ओर आकर्षित करोगे, इसके बारे में सोच के ही आप स्टेज के ऊपर कदम रखो। अब ऐसा करने के लिए कुछ स्पेसिफिक तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आप एक सवाल के साथ आपके स्पीच की शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल, आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला था उसमें मैं आपको इस तरह से पूछ सकता था कि क्या आपको पता है 2 वर्ड्स के बीच में डिफरेंस, एक वर्ड है आर्ट और दूसरा वर्ड है स्किल। इस तरह से अगर मैं शुरुआत करता तो आपका जो अटेंशन है उस सवाल के ऊपर एक 10 सेकंड के लिए अटक जाता और वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता, एक विंडो क्रिएट कर देता जहां पे आपका पूरा अटेंशन मेरी ओर है। क्योंकि आप सोचोगे कि अगले सेंटेंस में या फिर आने वाले कुछ समय में उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा, उसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। ये क्या हो गया, एक तरीका हो गया। ठीक इसी तरह से आप और कुछ तरीके यूज कर सकते हो, जैसे कि आप कोई इंटरेस्टिंग सी जानकारी शुरुआत में दे दो। जैसे कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कोई जानकारी बताने वाला था तो मैं कह सकता था कि 95% लोग
जो आज पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर आज 800 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से 95% यानी कि लगभग 640 या 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्टेज पर जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं, उनके पैर कपकपाने लगते हैं। अब ऐसी अगर मैं कोई इंटरेस्टिंग जानकारी दे देता तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो एक हद तक वहां पे अटैच हो जाता। आप सोचने लगते मैं इन लोगों में से हूं या मैं उन लोगों में से हूं जो स्टेज पर जाने से नहीं डरते। तो ये कुछ तरीके हो गए। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऑथर की माने या फिर आपके खुद की जिंदगी में भी अगर आप कॉमन सेंस से सोचो, हम में से हर कोई व्यक्ति बातचीत करना तो जानता ही है। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा तड़का आ जाए तो अपने आप पब्लिक स्पीकिंग को 70% तक मास्टर कर लोगे। आपको कोई ज्यादा डरने की चीज या जरूरत वहां पे नहीं महसूस होगी। तीसरा एक रीजन हो सकता है कि जब आप स्टेज के ऊपर जाओ तो आप खुद से ये कहो कि जो टॉपिक आपको दिया गया है या फिर जो टॉपिक आपने चूज किया है उस टॉपिक के आप मास्टर हो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप खुद को ये बहुत ही गर्व के साथ कहो या इसका आपको ईगो हो, लेकिन आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में मैं बेस्ट हूं और आगे जितनी भी पब्लिक है इसमें से बहुत ज्यादा चांस है कि 99.9% पब्लिक से मैं इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानता हूं। इस तरह से जब आप सोच के स्टेज के ऊपर जाओगे तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस का संचार हो जाएगा और आपका जो स्पीच है, जो हो सकता है पहले 10 में से 1 मार्क मिलते, वहां पे आप 7 मार्क तक आसानी से पहुंच जाओगे। उसके बाद ऑथर कुछ 6 डिफरेंट स्किल्स की बात करते हैं। अब वहां पे कुछ स्किल्स है जिससे कि आपका जो स्पीच है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अब वो स्किल्स क्या है? पहली स्किल है मोनोटोनी को खत्म करना। मोनोटोनी का क्या मतलब हुआ? मैं बोले जा रहा हूँ और एकदम कंटिन्यूअस पिच में बोले जा रहा हूँ, ना उसमें मैं कहीं पे पॉज ले रहा हूँ, ना मैं कहीं पे हाई पिच यूज कर रहा हूँ, लो पिच यूज कर रहा हूँ, ना मैं अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोनोटोनी, तो मोनोटोनी को किस तरह से ब्रेक किया जाए इसके ऊपर ऑथर कई सारे इंटरेस्टिंग तरीके बताते हैं। अगली बार वो बोलते हैं एम्फेसिस का यूज करना। एम्फेसिस का क्या मतलब होता है? कोई पर्टिकुलर वर्ड, जैसे कि मैंने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है ना कि एक स्किल है, तो ऐसा जब मैं कहूंगा तो मैं यहाँ पे आर्ट इस वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा और स्किल इस वर्ड के ऊपर फोकस करूंगा। ये क्या होगा? एम्फसाइज करना, किसी एक वर्ड के ऊपर या फ्रेज के ऊपर आप फोर्स डालना। ये इससे क्या हो जाता है? सामने वाले जो पब्लिक है उनके मन में कहीं ना कहीं उस वर्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान आकर्षित हो जाता है और आपकी ओर या आपके भाषण की ओर उनका अटेंशन लंबे समय तक बना रहता है। तीसरा वो तरीका कहते हैं सबऑर्डिनेशन के थ्रू। चौथा तरीका है पिच, चेंज ऑफ पिच। जैसे कभी आप लो पिच में अचानक से बात करो और फिर अचानक से आप आपका पिच बढ़ा दो, तो इससे क्या होगा? जो सामने वाली पब्लिक है उनके मन के अंदर आपका अटेंशन या आप जो टॉपिक बोल रहे हो उसके ऊपर अचानक से ध्यान आ जाएगा। चौथी बात हो सकती है पेस। कभी कभी हम बहुत ही धीरे धीरे से बात करते हैं और कभी कभी फास्ट कर देते हैं। जब फास्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? अचानक से ऐसे लगने लगता है जैसे फास्ट चलने वाली ट्रेन अचानक से रुक गई, या फिर जो ट्रेन रुक गई थी अचानक से जब वो शुरू हो जाती है तो आपके ध्यान में आ जाता है कि हाँ ट्रेन अभी शुरू हो गई। ठीक उसी तरह से होता है जब पब्लिक सामने बैठी वाली फील करती है कि आपकी स्पीड बढ़ गई है या फिर आपकी स्पीड अचानक से कम हो गई है। तो एक ऐसे कुछ तरीके यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं पॉज एंड पावर। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली बोले जा रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉजेस का यूज करूंगा, बीच बीच में अगर मैं कुछ आराम लूंगा और उस आराम के बाद मैं कोई इंपॉर्टेंट सी स्किल बताऊंगा, तो वो जो चीज रहेगी वो ज्यादा समय तक आपके दिमाग के अंदर प्रिंट होकर रह जाएगी। हो सकता है कि आप बाकी सारी बातें भूल जाओ, लेकिन जो चीजें मैंने पॉज लेने के बाद बताई थी वो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा समय तक होल्ड कर रहेगी। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि पॉज इज द फादर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पॉज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बुक के अंदर डील करने की हमें ये सारी चीजों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो इसका बेस्ट तरीका होगा कि इस बुक के अंदर जो लगभग 31 चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को आप डे वाइज पढ़ो। 31 डेज में यानी कि 1 महीने के अंदर आप एक एक चैप्टर को पढ़ो। ऐसा करने से ये होगा कि आप पूरे एक दिन भर उस एक टॉपिक के बारे में सोचोगे। जैसे एफिशिएंसी थ्रू पॉज एंड पावर, तो पूरा दिन आप सोचोगे कि मुझे कहां पर पॉज लेना चाहिए, जब मैं बोल रहा हूं तो कहां पर रुकना चाहिए, कहां पर मुझे फास्ट बोलना चाहिए, कहां पर स्लो बोलना चाहिए, कहां पर अचानक से मुझे आवाज बढ़ा देनी चाहिए, पिच बढ़ा देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो जो एक चीज है
पूरे दिन में आपके दिमाग में अच्छे से प्रोसेस हो जाएगी और वो स्किल कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये बुक मैंने अमेज़न से खरीदी थी, बहुत ही सस्ते दाम पर मिली, लेकिन इस बुक के जब मैंने 2-3 चैप्टर ही पढ़ लिए तो मुझे ऐसे लगा कि जितना मैंने इस बुक के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरी तरह से वसूल हो चुका है। इस बुक के अंदर काफी सारी चीजें आपको सीखने की मिलेगी और आप यकीन नहीं मानोगे कि आपको लगने लगेगा कि इतना कॉमन सेंस था पब्लिक स्पीकिंग को सीखना। और साथ ही साथ जब इस बुक को आप पढ़ के साइड में रख दोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि अगली बार जब आपके हाथ में कोई माइक देगा तो आप माइक से नहीं डरोगे, आप स्टेज से नहीं डरोगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप वहां से खरीद सकते हैं। ये एक एफिलिएट लिंक है जिसका थोड़ा सा मार्केटिंग का एक हिस्सा मुझे भी बेनिफिट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।